अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिविज़म को। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कंस्ट्रक्टिविज़म का मतलब है कि कंस्ट्रक्ट करना। जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। हमारे जो ओपिनियंस हैं वो बेस कर रहे होते हैं हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से, जो कुछ हमने पहले एक्सपीरियंस किया होता है उसी नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए हम कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को देख लेते हैं कि भाई आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इस थ्योरी की। तो उसके बाद जब हम कंस्ट्रक्टिविज़म को देखेंगे तो हमें समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इससे पहले हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं वो सारी मटेरियलिस्टिक हैं। जैसे कि वो नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करती हैं और सिक्योरिटी को देखते हैं, मतलब कि वो स्टेट सेंट्रिक हैं और जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही रिजिड टॉपिक हैं। और आईआर जो सब्जेक्ट है हमारा, ये तो बहुत ही फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट इसको कहा जाता है। लेकिन जो थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, लिबरलिज्म, रियलिज्म और इसके साथ जो मार्क्सिज्म है, इनका तो पर्सपेक्टिव ही बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो हमें एक फ्लेक्सिबल थ्योरेटिक फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी और ये चीज़ समझ आई कोल्ड वार के बाद, क्योंकि लिबरलिज्म और रियलिज्म ने जिस तरह कोल्ड वार को परसीव किया था, कोल्ड वार वैसे तो एंड नहीं हुई। फॉर इंस्टेंस लिबरलिज्म देखते हैं कि भी जहाँ पर निगोसिएशंस और इंटरेक्शंस नहीं होती वहाँ पर चांसेस ऑफ वॉर बढ़ जाते हैं। लेकिन यूएस और यूएसएसआर के दरमियान तो कोई वॉर नहीं हुई। और इसी तरह रियलिस्ट का पर्सपेक्टिव देखें तो केनेथ वॉल्ट्ज कहते हैं कि बाइपोलर सिस्टम तभी एंड होगा जब वॉर होगी। लेकिन यूएस और यूएसएसआर के दरमियान बगैर वॉर के ही ये कोल्ड वार सिस्टम, बाइपोलर सिस्टम ख़त्म हो गया। और मार्क्सिज्म को हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो जिस स्टेट का डिक्लाइन हुआ था वो तो कम्युनिस्ट स्टेट थी। तो यहाँ पर फिर हमें न्यू इंटरप्रिटेशंस की ज़रूरत थी और फिर 1980s में हमें इस न्यू इंटरप्रिटेशन की गूंज नज़र आती है, स्पेशली अमेरिकन एरियाज़ में। यूरोपियन एरियाज़ में लार्जली हमें ये ज़्यादा नज़र नहीं आती क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविज़म है ज़्यादातर ये इसमें कलेक्टिवनेस मौजूद है और ये तो ऑलरेडी यूरोपियन एरियाज़ में प्रिवेल कर चुका था। तो जो हमारे पास पहले दो थ्योरी थी, रियलिज्म और लिबरलिज्म, ये ज़्यादातर बिलीव करती हैं साइंटिफिक स्टडी की भी, जो कि नेचुरल होती है और इसका रिजिड होना आम सी बात है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि आप सोशल साइंसेस को साइंटिफिक मेथड्स और पैटर्न से कैसे समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो इस साइंटिफिक इंक्वायरी को क्वेश्चन करते हैं। उनके नज़दीक एक्सप्लेनेशन निकालना और कॉजेशंस बनाना ये नेचुरल नहीं है। उनके नज़दीक नेचुरल है तो है कॉन्स्टिट्यूटिव होना और सब्सटेंटिव होना। अब ये कॉन्स्टिट्यूटिव और सब्सटेंटिव किस बीमारी का नाम है? ये ऐसे है कि इंटरनेशनल रिलेशंस दुनिया में ऑपरेट हैं और किसी न किसी लेंस से हमें इस इंटरनेशनल रिलेशंस को देखना है, समझना है। यानी कि रियलिज्म का लेंस कहता है कि जनाब पावर पावर और सिर्फ पावर जो स्टेट्स के दरमियान कंपटीशन को जन्म देती है। यानी आप या आपकी थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन का हिस्सा नहीं है, इसका कंपोनेंट नहीं है, ये आपके देखने का अंदाज है। इसी तरह लिबरलिज्म बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस और इंटरेक्शंस की। आप इस प्रिज्म से देख रहे होते हैं कि जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर खुशहाली है और जहाँ पर इंस्टीट्यूशन अच्छा काम नहीं कर रहे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ये भी आपके देखने का अंदाज़ है, आप इस लेंस से देख रहे हैं, आप इसका पार्ट नहीं है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट कहती है कि नहीं, कोई अलहदा से पर्सपेक्टिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है आपको वही बताना है और जो हो रहा है वो कैसे बताया जा सकता है? कोई ना कोई तो होगा जो बताएगा। नहीं, तो ये जो बताएगा वो बताएगी आपकी सोच, आपका ख्याल, कि आपके आइडियाज़, आपके थॉट, और आप अपनी आइडेंटिटी के मुताबिक बताओगे। दूसरा अपनी आइडियाज़ और अपनी आइडेंटिटी के मुताबिक बताएगा और तीसरा अपनी आइडेंटिटी के मुताबिक। हर कोई वेरी कर सकता है, हर किसी की एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो सकती है। बस इनका ये कहना था कि भी आपने रिजिड नहीं होना। तो इस थ्योरी ने आकर आईआर की बुनियादें हिला कर रख दी थी कि कोई अगर मगर नहीं चलेगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स जैसे चल रही है उसी पर बात होगी। 4, 5, 6 डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, होने दो, कोई मसला नहीं है, ये सोशल फैक्ट हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक सोशल फैक्ट को डोमिनेट करते हैं कि बस मेरी बात मानो, दूसरों को कॉर्नर कर दो। प्रॉब्लम तब आती है कि बस हमारे ही सोशल फैक्ट ठीक हैं जो हमने दे दिए हैं, इसी पर चलेगा अब इंटरनेशनल सिस्टम। तो जब आप ये करते हैं तो आप रिजिडिटी पर चले जाते हैं। लिबरलिज्म और रियलिज्म ने अपने सोशल फैक्ट को डोमिनेट करने की कोशिश की। लोगों के ओपिनियंस उनके आइडियाज़ से बनती हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए होते हैं। तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप अपनी ओपिनियन को दूसरों पर थोप दो कि यही सच है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट ने कहा कि डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, इस पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है चीज़, आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
फॉर एग्जांपल अनार्की की बात करते हैं लिबरलिज्म और रियलिज्म वाले। ये कहते हैं कि अनार्की जो है वो कंपेल करती है स्टेट को टू एक्ट फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट और या कोऑपरेशन के लिए। तो भाई ये अनार्की भी एक तरह की नहीं है। अलेक्जेंडर वेंडिट कहते हैं कि अनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ आवर ओन मेकिंग। ये हमने बनाई हुई है वर्ल्ड। तो अनार्की यहाँ पर एक नहीं है, दो अनार्कीज़ हैं। आपके एक्शंस एक जैसे नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक ही इशू को लेके आपके एक्शन टूवर्ड एनिमीज डिफरेंट होंगे और टूवर्ड्स फ्रेंड डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन राइट्स की वोल्यूशन को ले लो तो आपके एक्शंस इंडिया की तरफ डिफरेंट होंगे जो कि आपकी एनिमी स्टेट है, और चाइना की तरफ डिफरेंट होंगे। हालांकि इशू सेम है, ह्यूमन राइट्स की वोल्यूशन दोनों जगह हो रही है, लेकिन आपके एक्शंस आपको बताएंगे कि ये चीज़ अनार्की है, ये नहीं है। तो बेसिकली अनार्की दो तरह की है, अनार्की ऑफ फ्रेंड वर्सेस अनार्की ऑफ एनिमी। तो ये दोनों ओपिनियन है। इसी तरह अलेक्जेंडर वेंडिट कहते हैं कि जो यूके के 500 न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, वो यूएसए के लिए ख़तरा नहीं है, और नॉर्थ कोरिया के 5 बॉम्ब भी वर्ल्ड के पीस के लिए ख़तरा है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये उस न्यूक्लियर वेपन से नहीं है जो कि एक मटीरियलिस्टिक स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से नहीं है, बल्कि उस मटीरियलिस्टिक स्ट्रक्चर को जो मीनिंग दिया जा रहा है ये उससे प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम न्यूक्लियर वेपन से होती तो फिर तो आपको दोनों स्टेट के पास होता तो आपको प्रॉब्लम होती नहीं, बल्कि जो आपने सोशली उसको मीनिंग दिया है उसकी वजह से प्रॉब्लम है आपको। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि न्यूक्लियर वेपन का कोई अपना मीनिंग नहीं है जब तक हम उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो वर्ल्ड जो है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कर रही है। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट के लिए मेन एक्टर जो है वो स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है। जिस तरह बाकी जितनी भी थ्योरीज थी वहाँ स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे वो मेन एक्टर्स थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट के नज़दीक मेन एक्टर जो है वो डोमिनेंट आइडियाज़ और आइडेंटिटीज़ हैं जो कि सिस्टम को ज़रूरत है। अब ये आइडियाज़ कैसे डेवलप होंगे कि कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आप अगर किसी चीज़ को पहली दफ़ा देखते हैं तो उस पर अपना ओपिनियन कैसे बना सकते हैं? वो तो जैसे आपने पहले कोई चीज़ उस तरह की देखी होगी, जो आपका प्रायर नॉलेज होगा उसी की बेस पे आप परसीव करेंगे और अपना ओपिनियन देंगे। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूं कि आप एक क्लासरूम में गए, वहाँ आपने देखा स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं क्लासरूम में, वाइट बोर्ड है और एक टीचर खड़ा पढ़ा रहा है, तो आपको लगा कि क्लासरूम ऐसा होता है। तो फिर कहीं आपको किसी ने बताया कि भी यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ, आपके माइंड में यही परसीव किया कि उसी तरह हो रही होगी क्लास, कि स्टूडेंट्स बैठे होंगे, टीचर खड़ा होगा और वहाँ बैठे पढ़ा रहे होंगे। लेकिन रियलिटी में तो वो क्लास ऑनलाइन हो रही थी, वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। आपने तो उसी तरह परसीव किया ना जो आपने पहले एक्सपीरियंस की थी चीज़। तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रीवियसली कोई ना कोई आइडिया होता है किसी एक स्ट्रक्चर का, आप उस आइडिया को न्यू स्ट्रक्चर पे जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है उस पर अप्लाई कर देते हैं और इस तरह आप अपना ओपिनियन बनाते हैं। फिर यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि फिर इम्पोर्टेंट कौन हुआ, स्ट्रक्चर या एजेंट जो अप्लाई करवा रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है? अगर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है तो जो पिछली थ्योरीज थी न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म, तो फिर ये उससे डिफरेंट कैसे है? वो भी तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना। न्यू रियलिज्म में स्ट्रक्चर था कि अनार्की है, और वहाँ पर दूसरे न्यू लिबरलिज्म में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का एक स्ट्रक्चर है। तो फिर ये उससे डिफरेंट कैसे है? अगर यहाँ पर एजेंट इंपॉर्टेंट है जो कि अपना ओपिनियन दे रहा है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपना एक, तो फिर वो तो अपना कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन तो दे नहीं रहा, वो तो प्रीवियस जो उसने स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस किया हुआ है उसकी बेस पे दे रहा है। तो यहाँ पर फिर कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स और एजेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, जो इम्प्लाई करता है कि स्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं एजेंट को और एजेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रक्चर को। तो दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे लिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट। तो यहाँ पर आप अकेले स्ट्रक्चर या अकेले एजेंट की बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस चीज़ को। ये दोनों म्यूचुअली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसकी वजह से वेरिएशन आएगी, आपकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो वेरी कर सकती हैं, क्योंकि जो रियलिटी है वो ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर दूसरे वर्ड्स में बात की जाए कि ये फिक्स नहीं है, ये चेंज करती रहेगी, डिपेंड करेगी आइडियाज़ और बिलीव्स पे जो कि एक्टर्स ने होल्ड किए हुए हैं। जब ये एक्टर्स के आइडियाज़ या बिलीव्स चेंज होंगे तो हमारी जो रियलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी डिबेट है जो आज तक चल रही है, और आगे ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली कंस्ट्रक्टिविस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। जो अर्ली कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये थोड़ी बहुत गुंजाइश देते हैं साइंटिफिक स्टडी को, लेकिन
जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो आउटराइटली साइंटिफिक इंक्वायरी को रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। तो ये दोनों आपस में कैसे डिफरेंट हैं, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब हम फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो उन पर इनका क्या ओपिनियन है वहाँ पर हम इनको डिस्कस करेंगे।